तो ये कमल भी खिला है और राष्ट्रपति भवन देखिए किस चकाचौंध में। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमको लगता है बातचीत का एक सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। सज्जनों, V1 तथा हम उससे पहले सिलसिला शुरू करें, एक बार आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जो दर्शक नहीं देख पाए उनके लिए खास तौर से। V1 तथा V2 दीर्घाओं में बैठे हुए और दूसरी तरफ उनकी मां गांधीनगर में। मां ही नहीं, उनके भाई, हर की आंखों में आंसू, आंखें भरी हुई। रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गांधीनगर के उस कमरे में जहां पूरा परिवार बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी का, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे परिवार की आंखों में कहीं ना कहीं उस गर्व का एहसास है और कहीं ना कहीं उल्लास और उत्साह भी है। और इन सब के बीच इस बात का भी एहसास है कि अब उनके खासतौर से मां के भीतर जो द्वंद्व चल रहा होगा कि अब बेटा देश संभालेगा, और देश संभालने के बाद हर की नजरें, कल तक गुजरात की बात थी, अब पूरे देश की बात है। कल तक 6 करोड़ गुजरातियों का इस देश में 125 करोड़, 1 अरब से ज़्यादा, इतनी बड़ी तादाद में 1/6 हिस्सा भारत में ही रहता है पूरी दुनिया का अगर मिला लीजिए। तो ऐसे में माँ की आंखों में जाहिर है वो सारे सवाल जरूर होंगे। 101 रुपये दिए थे जिस समय गुजरात छोड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, और अब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस देश को संभाल रहे हैं। हम सिलसिला चर्चा का शुरू करते हैं 6 तस्वीरों को दिखाते हुए। इस तरीके से मोदी की मां के घर में भी जश्न है। वाराणसी में आप देख सकते हैं पूजा हो रही थी, वहां पर अब नाच गीत शुरू हो गया है। नागपुर में समर्थक किस तरह जश्न में डूबे हुए हैं, और दिल्ली में तो दिवाली, हर वक्त दिवाली और होली का मौका आ ही जाता है जब इस तरह से राजनीतिक जश्न होते हैं। लेकिन अब अंधेरी रात है तो ऐसे में दिवाली मन रही है दिल्ली की सड़कों पर। ये सारा नज़ारा बता रहा है कि दरअसल आने वाले वक्त में ये जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है कि इस उत्साह और उल्लास को कहीं ना कहीं थामना अगर होगा तो फिर सरकार या कहें गवर्नेंस, जिसका जिक्र करते रहे हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा भी रहा बीजेपी का और नरेंद्र मोदी ने ही दिया इस नारे को। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अब चीज़ें दिखाई दे, लागू हो और लोगों के जहन में, और उन वैसे लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि नरेंद्र मोदी दरअसल उन तक पहुंच गए हैं। क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जिक्र करते रहे कि मैंने देखा कंधे पर अंगोछा और बदन पे दूसरा कोई कपड़ा नहीं, लेकिन उठाए हुए बीजेपी का झंडा लेकर वो ईवीएम मशीन तक जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच शशि शेखर जी, पहला सवाल आप ही से। मंत्रिमंडल का चेहरा सामने है, उम्मीदों की स्थिति हर कोई जानता समझता है। अब आगे का रास्ता कठिन भी है, मुश्किल भरा भी है, और लोग जिस उम्मीद में हैं उसमें बहुत कुछ जल्दी चाहते भी होंगे। लेकिन इस शपथ ग्रहण को देखते हुए आपको क्या महसूस हुआ?
आज का जो ये शपथ ग्रहण था, ये कई चीज़ें साबित करता है जी। पुराने सरोकार, पुरानी वफादारियों को तरजीह दी गई है। नए वो दोस्त जिन्होंने कि दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया, राजनीतिक दुश्मनों को, उनको भी तरजीह दी गई है। जनरल वीके सिंह जैसे लोग जिन्होंने माहौल बनाने में मदद की, उनको भी तरजीह दी गई है। वो लोग जो बहुत कारगर थे, जैसे स्मृति ईरानी, भले ही चुनाव हार गए हों, उनको भी तरजीह दी गई है। और इसके अलावा जो 4000 लोग इकट्ठा किए गए राष्ट्रपति भवन में, उससे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि देश के विभिन्न वर्गों के लोगों को वहाँ पर बाकायदा इकट्ठा करके एक साक्षी बनाया गया है, बल्कि अपने साथ जैसे उनको शामिल कर लिया गया है। आज आपने गौर किया होगा कि उसमें विभिन्न धर्मों के भी गुरु थे। तो एक मोदी ने ये दिखाने की कोशिश की जैसे मेरा मंत्रिमंडल पूरे देश का मंत्रिमंडल है, सोशल इंजीनियरिंग का मंत्रिमंडल है, सियासी मंत्रिमंडल है, वैसे ही जो ये मेरी गैदरिंग है, अक्सर मेहमानों से भी मेज़बान की पहचान होती है, और वो उन्होंने अपनी पहचान पुख्ता की इस तरीके से। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक तरफ ये 4000 चुनिंदा लोग थे, एक तरफ पड़ोसी देशों के शासक थे, और एक तरफ एक माँ थी जो कि आंखों में आंसू लिए अहमदाबाद के उसी पुराने कमरे में बैठी हुई उस अतीत और उस भविष्य को एक साथ जोड़ रही थी, जो टीवी पे भी घटित हो रहा था और उसके दिमाग में भी था। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका था जो कि भारत के इतिहास में इस तरह के दुर्लभ क्षण आए हैं, और आज उन क्षणों से हम दो चार हुए हैं। प्रसून, हम जरा इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम सीधे गांधीनगर चलते हैं। गोपी गांगर जो मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के पूरे परिवार के साथ। गोपी, नरेंद्र मोदी ने अभी प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण किए हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं नरेंद्र मोदी की मां का घर है, जो है हीराबा का घर, जहां पे वो अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती है। आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार ये पूरे जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको आज तक के जरिए देख रहा है। लगातार आज तक के जरिए ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो देखा जा रहा है, और हर जो पल पल जो खबर है वो ली जा रही है। हीराबा है वो लगातार आज तक के जरिए उनकी जो लाल है नरेंद्र मोदी, उनका जो शपथ ग्रहण है उसे देख रहे हैं। और परिवार वाले जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे लगाए, साथ ही उन्होंने पटाखे भी तैयार किए और पूरे घर को रोशनी लगाई गई है, ताकि जो नरेंद्र मोदी की जो शपथ ग्रहण की खुशी है वो जाहिर कर पाए। आप देख सकते हैं कि परिवार आज तक के माध्यम से ये पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे देख रहा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर आज। लोग जी, क्या महसूस किया आपने शपथ ग्रहण को देखते समय? जो उन्होंने इतने वर्षों से तैयारी की थी, जो वाइब्रेंट गुजरात वो करते थे, एक बार मुझे अवसर देखने को मिला है। तो जो ग्रैंड आयोजन उनका एक हमेशा एक रहा है। गुजरात और राजस्थान वैसे तो पूरा देश ही भारत में एक संस्कृति वाला देश है, लेकिन बड़ा धूमधाम, मुझे लगता है बल्कि जनता के लिए यदि उसको इंडिया गेट तक ले जाते, जो 4000 मेहमानों के, तो शायद 4 लाख तक तो हो सकता है, 1-2 लाख और लोग हो सकते थे। तो मुझे लगता है एक तो पहला रिएक्शन मेरा ये। दूसरा ये सही है कि जो उन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया, उस राजनीति के तहत वो शिखर पर पहुँचे, जैसे युद्ध में आदमी करता है। वो एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं थी, युद्ध में विजय पताका उन्होंने फहराई। और तीसरा आप देखिए कि उसके बाद भी इतना विरक्त, मैं जिसको कहना चाहिए कि इतना अपने पर अनुशासन रखा कि परिवार को भी, मैं उनको पंकज को भी, जैसे उनके वहाँ पर ही काम करते हैं सरकार में ही, उसी परिवार में अहमदाबाद, बल्कि गांधीनगर में नहीं बैठे हैं लोग, उनको भी इतना कठोर, वो चाहते तो स्पेशल प्लेन से दिल्ली ला सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको भी, परिवार ने मना कर दिया था कि नहीं आएंगे। हाँ, मतलब वो भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि ये आग्रह करते तो, लेकिन उन्होंने अपना एक बड़ा विरक्त बने, अपना उनका कहा जो वैराग्य भाव जो घर छोड़ा था, वो सत्ता में रहकर के देश के लिए दे दिया लोग। वो हाँ, यही वो दिखाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं माने ये मुझे लगता है कि वो परिवारवाद की जो हमेशा थ्योरी कहते थे, उसको दिखाना चाहते हैं कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी मेरे इर्द गिर्द नहीं है, मैं इस तरह सत्ता चलाना चाहता हूँ। ओके नलिनी जी, इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आया? देखिए, जब मैं देख रही थी तो ये तो ज़रूर महसूस हो रहा था कि आज 26 मई का जैसे सूर्यास्त हो रहा है, तो देश में एक नए दिवस का या नए युग की शुरुआत हो रही है। ये तो मन में आ रहा था बार बार। दूसरी तरफ ये है कि अभी दावा है कि हमने
जाति भेद धर्म के आधार पर या प्रांत के आधार पर भी कुछ कम किया है। अपना मंत्रिमंडल का गठन हमने क्षमता के आधार पर किया है, वो देखना बाकी है, लेकिन इसको कह देना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा थी, अंत तक ये लोगों को नहीं पता था। मैं समझती हूँ आज दोपहर को या आज सुबह के बाद में दोपहर को नहीं पता था कि हमारा शपथ ग्रहण हो रहा है कि नहीं। पहले आप जानते हैं, और अभी तक पोर्टफोलियो आप और हम कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो ये मिल रहे हैं विभाग, लेकिन अभी पक्का है कि जानकारी आई कि व्यवस्था की गई है कि पीआईबी की साइट पे वो आ जाएगी। अच्छा आप जी, कंप्यूटर खोलिए, अब देख लीजिए। अब उसके बाद में शपथ ग्रहण, आपको पिछली बार याद होगा कि ये तो सरकार बनाई थी नीरा राडिया ने, पहले तो लॉबिस्ट बनाते थे। तो इस बार अगर ये बिल्कुल परिवर्तन नजर आ रहा है, मुझे लगता है मीडिया के लोग कि मीडिया के लोग तो बनाते थे, लेकिन मुझे ये लगता है जो लॉबी करती थी, मुझे ये लगता है कि न केवल सरकार बदलेगी, सरकार का ढांचा, लेकिन भाजपा बदल जाएगी। मुझे ये पूरी इसके संकेत नजर आ रहे हैं। अभय जी जरा माइक उठाइए और जरा बताइए, ये पूरे शपथ ग्रहण समारोह देखने के बाद हम एक जानकारी दे दें। जो आप दृश्य दरअसल देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर विशेष आरती चल रही है। अक्सर जिक्र किया गया कि गंगा मैया ने बुलाया है, बनारस जब पहुंचे उसके बाद आरती में शरीक हुए, वहां पर अभिषेक किया गया। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को बनारस से जितनी बड़ी आस है, बनारस को उससे ज़्यादा कहीं बड़ी आस अब जाग चुकी है, क्योंकि बनारस की गलियों में घूमिए और बनारस के इतिहास को टटोलिए तो देश के सबसे पुरातन नगरी में से एक है बनारस, जिसका जिक्र आज से नहीं तुलसीदास के दौर से किया जाता रहा है। लेकिन सवाल ये था कि वो बनारस बदलेगा क्या? उस बनारस के भीतर जो आस जगी है वो क्या अब उन घाटों पर सिमटी रह जाएगी, या जिस बनारस का जिक्र उन्होंने ये कहकर किया था कि हम अब गंगा को बदल देंगे, और ये वाकई बदलने वाली स्थिति उस सफाई अभियान से जुड़ी थी जिसमें इस दौर में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन गंगा ज्यों की त्यों है, और कानपुर से लेकर बनारस तक की स्थिति में आ जाइए तो गंगा इतनी मैली है कि सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि वहाँ पर स्नान भी करना मुश्किल है, यानी वो स्नान करना भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। बहरहाल लेकिन ये विशेष आरती जो वहाँ पर हो रही है, ये खास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस आरती का आयोजन किया गया है, जो आप बनारस में देख पा रहे हैं। इस घाट पे पिछले दिनों मोदी भी बैठे थे, उनके साथ राजनाथ सिंह थे, उनके साथ अमित शाह की मौजूदगी थी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये 4 नेताओं की मौजूदगी वहाँ पर थी। और उसी घाट पे इस वक्त आरती, खास विशेष आरती चल रही है। तो बनारस एक लिहाज से मुक्ति पर्व को भी जीता है और कहीं ना कहीं वो जिंदगी को एक नए नजरिए को देखने का मौका भी देता है। जिसने जैसा देखा उसी रूप में बनारस उसको खुद देखना शुरू कर देता है। बहरहाल अभय जी, इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक सवाल हर जहन में होगा, पहली बार आज़ादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नेताओं की मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में हुई, क्या ये इस देश में आने वाले वक्त में उम्मीदों को बढ़ाती है, या भारत की ताकत का एहसास दुनिया को हो रहा है? पहली बार नरेंद्र मोदी ने इसे छू कर दिखाया। देखिए, उम्मीदें तो पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। उम्मीदें इतनी बढ़ी हुई हैं कि उनको उनके बड़े होने को नापना लगभग असंभव है। और मंत्रियों, गर्मी भी थी वहाँ पर और खुले में हो रहा था, एसी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, तो मंत्रियों के चेहरे शायद उस वजह से भी ज़्यादा संजीदा थे। लेकिन शायद इस मौके की संजीदगी भी उनके ऊपर तारी हो रही थी, दिखाई पड़ रहा था कि उन्हें आगे जाकर कितना काम करना है। और देखिए, वहाँ पर जो मेहमान थे, उन मेहमानों में ऐसे लोग भी मौजूद थे। आपने एक जिक्र किया, हम आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने अभी भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत गर्मी थी, अगली बार कोई प्रधानमंत्री अगर बाहर करे तो मौसम पहले देख ले कि ठंड का मौसम हो। बहरहाल बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेहमान थे, उन मेहमानों में ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जिन्होंने अभी 24 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा साया मंडरा दिया है, जिन्होंने कहा था कि मजबूत सरकार बनेगी, लेकिन साथ साथ में मजबूत राम मंदिर भी बनना चाहिए। तो ये इस सरकार के सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं, अंदर से भी मुश्किलें हैं, बाहर से भी मुश्किलें हैं, हर सरकार के सामने होती हैं। लेकिन इस सरकार को उन मुश्किलों से विशेष रूप से बहुत जल्दी निपटना है, ये एक खास बात है। इस सरकार के पास समय नहीं है। जितना समय मनमोहन सिंह ने लिया उतना समय इस सरकार के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी को बहुत कम समय मिलेगा, वरना बहुत बड़ा ताकतवर आतिशी शीशा तैयार है सबके पास देखने के लिए कि दरअसल ये क्या कर रहे हैं।
जी वैदिक जी, आप जरा माइक पकड़िए। आपसे कुछ लोग जानना भी चाहते होंगे और हम खास तौर से जानना चाहते हैं कि दरअसल ये पहला शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें आरएसएस की भागीदारी, साधु संतों की भागीदारी, शंकराचार्य की मौजूदगी, अशोक सिंघल को भी हमने देखा बैठे हुए, साध्वी रितंबरा को भी हमने देखा बैठे। हाँ, वो सारी चीज़ें हमने पहली बार देखी। आप खुद इस दौर में घूमते रहे, जनरल वीके सिंह हो या बाबा रामदेव, हमने यह भी देखा, देश ने देखा, हमने क्या देखा। क्या ये कॉकटेल जो नज़र आ रहा था इस वक्त राष्ट्रपति भवन के भीतर, ये देश की पहचान है या नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान दी? इसमें दोनों पहचानें समाहित हैं। चुनाव अभियान के दौरान जितनी ताकतों ने नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन किया, लगभग सब नहीं, लगभग वे सब वहाँ उपस्थित थे। इसके अलावा भारत के जो तत्व हो सकते हैं वो सब भी वहाँ उपस्थित थे। यानी भारत का जो वैविध्य है, विविधता, उसका दर्शन पहली बार इतने अच्छे ढंग से हुआ है। इस मायने में ये शपथ समारोह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं था, इसको मैं जन शपथ समारोह बोलता हूँ। जैसे कि सार्क, पीपल्स सार्क मेरे लिए सार्क से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह ये जो जन शपथ समारोह है, ये साधारण प्रधानमंत्रियों के समारोह से अधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें जो 4 चांद लगे हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के नेताओं के उपस्थित होने से लगे हैं। और उसमें भी एक बहुत बड़ी महत्व की बात है कि जिसको सिर्फ मैंने ही पिछले 2-3 महीने से रेखांकित किया था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी आए हैं। वो तो पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन जिस सार्क की कल्पना मैं करता हूँ, जिस जनदक्षेश की कल्पना मैं करता हूँ, उसमें मॉरिशस का स्थान अप्रतिम है। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपने जब पूरा हिस्सा जिक्र किया तो हमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महासंघ याद आने लगा है। कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण ये शपथ ग्रहण समारोह भी था, चुनाव भी था, चुनाव के प्रचार के तरीके भी थे, नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने भी थे। त्रिवेंद्रम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहां भी जश्न मनाया जा रहा है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी का जिक्र, जो ये देखिए त्रिवेंद्रम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर ये जश्न है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद अब शपथ ले ली गई है। तो उसके बाद की ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मोहन साय जी, एक सवाल हर जहन में, ढोल के नगाड़ों के बीच एक सवाल हर जहन में है, क्या ये पूरा का पूरा 2014 का चुनाव जो अब शपथ ग्रहण समारोह तक आके अब खत्म हुआ और इसके बाद अब इस देश को चलाना है नरेंद्र मोदी को, सब कुछ नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द रहा? क्या ये कहा जा सकता है और कुछ नहीं? ये कहा जा सकता है क्योंकि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही छाया रहा। और जिस तरह से आप तस्वीरें दिखला रहे हैं पूरे देश में, त्रिवेंद्रम से लेकर कन्याकुमारी, बनारस, हर जगह जो सेलिब्रेशंस हो रहा है, जो जश्न मन रहा है, वो एक उम्मीद को और बढ़ाता है। जबकि नई सरकार स्थापित हो चुकी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन 2 चीज़ देखना होगा कि नई टीम के साथ जो आगे जो देखना है हमें कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया। और मैं समझता हूँ कुछ मंत्रालय, जैसे आप रेलवेज़ को लेंगे, अभी आपने बतलाया कि गोरखपुर एक्सप्रेस में एक्सीडेंट हो गया, तो रेल की जो हालत है रेल मंत्रालय की, जिसका सीधे आम जनता से ताल्लुक है, लाखों की संख्या में रोज़ एक जगह से दूसरे लोग जाते हैं, रेल की हालत जो इतनी खास्ता है। अब देखना है कि नरेंद्र मोदी ये विभाग किसको देते हैं। और साथ ही सदानंद गौड़ा का नाम आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हम बता दें, आपने अच्छा जिक्र किया, हमारे जहन में आया, जब एग्जिट पोल दिखाए गए थे उसके तुरंत बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को गुजरात बुलाया गया था और नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था मैं बुलेट ट्रेन चलाना चाहता हूँ। और आप मैंने देश ये जान ले कि उसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन चले गए जहां बुलेट ट्रेन चलती है, उसको जानने समझने के लिए चले गए। 3 लोगों की टीम जा चुकी है, शपथ आज लिया गया लेकिन पहले से है। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, रेलवे की बदहाली जिस स्थिति में है और जो सपना देखा जा रहा है, उसके बीच में पुल का काम नरेंद्र मोदी कर पाएंगे क्या? मैं समझता हूँ उनको पहले ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, जो जितना सेफ्टी है, फैसिलिटीज है, उसको सुधारें। बुलेट ट्रेन ठीक है अपनी जगह, लेकिन पहले जो आम जनता त्रस्त है, आप रेल में जाइए, आपको टिकट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। और आप पैसा देने, अगर हायर क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, AC3 हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, बिल्कुल हालत खास। ओके, हम इसके आगे ले जाते हैं। अरुण रंजन जी, इस देश की जो स्थिति है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों के भीतर जो परिस्थिति है, पश्चिम बंगाल, माली हालत, आर्थिक स्थिति इस देश में, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि BPL परिवारों की तादाद जो इस देश में है, BPL संख्या जो है वो 36 करोड़ पार कर गई है। 36 करोड़ का मतलब है 1947 का आज़ाद भारत,
वो बीपीएल के नीचे है। इस देश की जो स्थिति है, इतनी गहरी खाई है, और जो सपने देखे जा रहे हैं इस चकाचौंध में हमें जो नजर आ रहा है, कैसे पाटा जाएगा इसे? कौन सा फार्मूला है? नहीं, देखिए, आपने जो कहा वो एक तरह से हिंदी पट्टी पर कहा आपने पूरा है, उसके इर्द गिर्द के राज्यों के बारे में। ये तो है ही, यहाँ विकसित राज्य, अविकसित राज्य, हिंदी इलाका, दक्षिण का इलाका, सब के अंदर में भेदभाव है थोड़ा। वो सब चीज़ को बहुत ही प्लानिंग करके और एकदम बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत करनी होगी। वो एकदम 50 राजनेताओं द्वारा चरा गया खेत है। लेकिन इसके अलावा इस पूरे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में काम और नतीजा, और उसमें त्वरित शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, त्वरित का बहुत दबाव साफ झलकता है। जैसे बिहार, यूपीए 2 में बिहार में लालू का सोनिया गांधी से खटपट और राहुल गांधी का लालू को पसंद नहीं करना, एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था। बाद में तारिक अनवर एनसीपी से एक प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन छोटी चीज़ों को पकड़ लेना, लंबित चीज़ों को पकड़ के तुरंत करना। नहीं, आपने आज बिहार में 5 मंत्री इन्होंने दिया, हाँ। तो ये एक इनके त्वरित मतलब नतीजों का। हमें एक चीज़ बताइए, आप ठीक कह रहे हैं 5 मंत्री दिए, हमें उपेंद्र कुशवाहा बताइए। लालू के साथ थे, नीतीश के साथ थे, अब इनके साथ आ गए। रामविलास पासवान किसके साथ नहीं रहे नहीं पता है, सबके साथ एक कमोवेश रहे हैं। बिहार की जो अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, उससे ये नेता उबार पाएंगे, या खुद ये उन्हीं की देन है जिससे ये नेता बन गए? नहीं, मैं एक दूसरा भयंकर बात कहना चाहूँगा। आज प्राइवेट बातचीत में जब किसी आप बिहार उत्तर प्रदेश में बात कीजिए तो एक अनूठा बात लोग कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड जैसा, कि देखिए इस बार चुनाव में 4 क्षेत्रीय छत्र हार गए, यूपी के 2, बिहार के 2 प्रमुख। रामविलास जी अपना बच गए इधर से निकल के। अब कुछ जुम्बिश होगी, क्योंकि ये म्यूजिकल चेयर कंपटीशन से, म्यूजिकल चेयर गेम से ये लोग एक दूसरे को सत्ता ले रहे थे, दे रहे थे। इसमें 35 साल बर्बाद हो गया है। पहली बार उस पूरे पट्टी में एक तरह से ये बात आई है कि ये लोग ध्वस्त हो गए हैं, और एक केंद्र में पहले से आई हुई सरकार जो अगर राज्य में अपनी सरकार लाए और ये नेता और नेपथ्य में जाएं तो सचमुच कुछ हो सकता है। नहीं तो केंद्र राज्य का कंट्राडिक्शन, नेताओं का कंट्राडिक्शन, मैं हारा आप जीते, यही चलता रहा है हमेशा। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि नज़र बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि गिद्ध नज़र है, और चील झपट्टा मार के रिजल्ट देने की मतलब गट्स है उनके। जी रामकृपाल जी, अमित शाह ने बहुत प्रयोग किए राजनीतिक तौर पर, और उत्तर प्रदेश की सफलता हर के सामने है। लेकिन सवाल ये है, चुनाव में जीतने के राजनीतिक प्रयोग और बिहार और यूपी को उस राजनीति से उबार कर उस डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट में लाने की स्थिति में ला पाएंगे क्या? एक बात, जनता जो है, जो वोटर है, वो आज का समझदार वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है। वो ये जानता है कि कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, लेकिन मोदी अगर काम करते हुए दिखेंगे तो वोटर वक्त देने को तैयार होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो अभी बात हो रही थी, इस टीम को देख करके मैं पहला, अगर आप कहेंगे 100 में मार्किंग देनी है, तो आप सोचिए कि मोदी कोई बीजेपी की चॉइस नहीं थे। उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी पार्टी में संघर्ष करना पड़ा, और आज पहली बार 72 और 73 मंत्रियों की संख्या को कम करके 40-45 पर लाना, और इतने तमाम वरिष्ठ नेताओं के होते हुए जिन लोगों ने हमेशा राह में रोड़ा बनने की कोशिश की, मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जैसे कहता है ना कि ये 17 की टीम है, तो 11 जो चुनाव है वो तो मोदी का है। 1-2 सिफारसी भी चल गए हैं, लेकिन टीम उनकी है। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक की खास खबरों पर एक नज़र पहले डाल लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले खास खबरें। केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स, पेश करते हैं हेडलाइंस। सह प्रायोजक रंजीत रॉकी।